जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग है क्या है, ये मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड भी आपको बता देता हूँ। हमने ना पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट की हुई थी, और पॉलीमॉर्फिज्म में हमने देखा था कि कंपाइल टाइम और रन टाइम, ठीक है। और रन टाइम हमने देख ली हुआ है डिटेल के साथ, जिसमें हमारे पास वर्चुअल फंक्शंस थे, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस थी, ये हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में देख लिया हुआ है। अच्छा, अब अगर लेफ्ट साइड पे बात करें तो आपके पास होगा कंपाइल टाइम, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह की होती है, कंपाइल टाइम और रन टाइम। रन टाइम हमने पहले देख लिया है, और कंपाइल टाइम अभी हम देखने लगे हैं। और कंपाइल टाइम में भी हमने देखा था कि फंक्शन ओवरलोडिंग, हमने इसकी एग्जांपल ये जब हमने फंक्शंस किए थे तब हमने कर ली थी। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। ये आज हमने देखना है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेसिकली होता है कि जिसमें हमने जो अपने ऑपरेटर होता है ना उसको कुछ एडिशनल मीनिंग देते हैं, ठीक है। वो एडिशनल मीनिंग कैसे देखते हैं ये आज हमने देखना है, कि कैसे हम ऑपरेटर को यूज करते हैं, और ऑपरेटर को यूज करने के बाद हम उसको ऑब्जेक्ट और क्लासेस के साथ हम उसको यूज करते हैं। अच्छा, आज का लेक्चर अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आपको वो जो प्रीवियस लेक्चर था हमारे पास, ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट, जो हमने किया था, एक लेक्चर था हमारे पास ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। ये तकरीबन उससे मिलता जुलता लेक्चर है, कि जहाँ पे हमने क्या करते थे, हम जब एक ऑपरेटर एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, और ऑब्जेक्ट का जो फंक्शन होता था उसमें हम दूसरा ऑब्जेक्ट पास करते थे, ठीक है। जब उसको हम पास करते थे तो तकरीबन ये भी लेक्चर आज उससे मिलता जुलता ही है। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ओवरलोडिंग एन ऑपरेटर मींस असाइनिंग एडिशनल ऑपरेटर और जॉब इट रिलेटिव टू द स्पेसिफिक क्लास। यानी कि हमने क्या करना होता है, अपने ऑपरेटर को कोई एडिशनल ड्यूटी देनी होती है, एक एडिशनल मीनिंग देना होता है, ठीक है। एक एडिशनल फंक्शनैलिटी देनी होती है कि आपने ये काम करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि हमने जब फॉर एग्जांपल कि जब प्लस ऑपरेटर है, ये हमने क्या करना होता है, या तो ये हम कंकैटिनेशन करने के लिए यूज करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर जब हमने व्हेन एन ऑपरेटर इज ओवरलोडेड नन ऑफ इट्स ओरिजिनल मीनिंग विल बी लॉस्ट। यानी कि जब हमने उसको ओवरलोड करना है तो उसके जो बेसिकली मेन काम होता है वो सेम रहता है। यानी कि अगर ऊपर से आप देखें, वन ऑफ द C++ ग्रेटर फीचर इज इट्स एक्सटेंसिबिलिटी। यानी कि हमने अपने प्रोग्राम में क्या हुआ, कुछ एडिशनल मीनिंग ऐड करनी है, और जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंसिबिलिटी है, उसमें एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी है, कि जो हमारा प्लस ऑपरेटर है ये एक एडिशनल मीनिंग परफॉर्म करेगा। वो एडिशनल मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। In C++, most of the operator can be overloaded so that they can perform special operation relative to the classes you create. अच्छा, जब हमने क्लास बना ली, ठीक है, उसके जो ऑब्जेक्ट बना लिए, उन ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने अगर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो वो हम कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल यही है कि जैसे हमने दो वेरिएबल लिए ए और बी, ए और बी को हम ऐड कर सकते हैं, किसी तीसरा वेरिएबल लेते हैं सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो इसका मतलब ए की कोई वैल्यू होगी, प्लस एक ऑपरेटर है बी की कोई वैल्यू होगी, ए और बी दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो हम क्या करते हैं, सी में स्टोर करवा देते हैं। ऐसी बात है ना, कि हम दो वेरिएबल्स को ऐड करके जो उनका रिजल्ट आता है उसको तीसरे में स्टोर करवा लेते हैं। लेकिन अब हमने क्या किया है, हमने जब ऑब्जेक्ट बना लिए, इसकी एग्जांपल मैं पेड में आता हूँ और यहाँ पे आके थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज कि आपने हमारे पास क्या है, a इक्वल्स टू 5 है, b इक्वल्स टू 7 है, c इक्वल्स टू a प्लस बी है। यानी कि ये काम हमने कर लिया है, ये हमने नॉर्मल जो हमारा काम था वो हम करते आ रहे हैं अभी तक। अभी हमने क्या किया, हमने क्लासेस बना ली हैं, ठीक है। क्लास में लेट्स सपोज मैं बनाता हूँ माई क्लास, और इसका obj1 बना लेता हूँ, obj2 बना लेता हूँ, obj3 बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब obj1 है, ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ये बेसिकली एडिशनल मीनिंग उसको देने मैं कुछ ऐसा काम करूँ, जो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 है उसको ऐड करें। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे आए तो आपको, अगर हमें पता है कि ए और बी तो वेरिएबल है सिंपल, ठीक है, जिनकी कोई ना कोई वैल्यू है। सी बेसिकली क्या करेगा, इन्हीं दो वेरिएबल्स को ऐड करके हमें देगा। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए एक प्रॉब्लम ये है कि ए जो ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं ये भी जस्ट यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स ही है ना,
तो ऑब्जेक्ट 1 में क्या स्टोर होगा, ऑब्जेक्ट 2 में क्या स्टोर होगा और ऑब्जेक्ट 3 में क्या स्टोर होगा, और इन तीनों को दोनों को जब हमने ऐड करके किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर करवाना है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो ये बेसिकली ये जो काम हमने करना है ना, कोई एडिशनल मीनिंग देने हैं अपनी जो रिलेटिव ऑफ क्लासेस हैं उनमें, जब हमने इसको एडिशनल मीनिंग देंगे तो हमने वहां पे हम इसको यूज करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग को, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल प्लस ऑपरेटर कैन बी एबल टू परफॉर्म एन ऑपरेशंस ऑफ स्ट्रिंग कंकैटिनेशन अलोंग विद इट्स प्री डिफाइंड जॉब्स ऑफ हेडिंग, यानी कि जो हम क्या करेंगे प्लस को हम कंकैटिनेशन के लिए भी यूज करेंगे और प्लस जो हमारे पास होगा वो दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए भी यूज होगा। ये अब इसका एक एडिशनल मीनिंग है। After overloading the appropriate operator, you can use object in experience in expression in just the same you use C++ build। यानी कि सेम हमने उसको ऐसे यूज करना है जैसे हमने इसको हमारे पास जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, हम उनके साथ यूज करते थे। जैसे मैंने आपको भी पेंट में एग्जांपल करके दिखाई है कि लेफ्ट साइड पे मैंने दिखाया था कि हमने दो वेरिएबल्स को ऐड किया था और राइट साइड पे हमने क्या किया था, हमने जो दो डेटा टाइप्स हैं उनको हमने ऐड कर दिया। अच्छा, कंकैटिनेशन क्या होती है? कंकैटिनेशन होता है कि हमने दो चीजों को जोड़ना हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कंकैटिनेशन बोलते हैं। ये भी हम कंकैटिनेशन भी करेंगे। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज कि आप क्या करते हो, आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, नेम 1 में आप करते हो कि जी अली, ठीक है, ये आपने कर लिया। नेम 2 में आप क्या करते हो, अहमद, ठीक है, और फुल नेम में आप क्या करते हो, आप कर देते हो नेम 1 प्लस नेम 2। अच्छा, ये बेसिकली जो फुल नेम क्या किया है, ये मैंने क्या किया, ये इसको हम बोलते हैं कंकैटिनेशन, दो चीजों को जोड़ना। और जो फुल नेम में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा अली अहमद। ये बेसिकली हम करेंगे कंकैटिनेशन। अब ये देखिएगा कि अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, एक चीज की मल्टीपल शेप्स। अब जो हमारे पास प्लस है वो अब क्या काम कर रहा है, जो हमारे पास प्लस है यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है, प्लस दो चीजों को ऐड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्लस का क्या कर रहा है, दो चीजों को कंकैटिनेट कर रहा है। इसका मतलब है ये हमें क्या दे रहा है, एक एडिशनल मीनिंग्स दे रहा है उसमें। इसकी एग्जांपल नेक्स्ट भी आ रही है। जैसे अब ये देखें, हमारे पास n1 n2 है और ये यहाँ पे बेसिकली ये n3 है, ये n3 है, ठीक है। हमारे पास n1 n2 n3 हैं, ये तीन है, और नीचे हमारे पास s1 s2 है। तो n1 प्लस n2 ये एडिशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो s3 इक्वल्स टू s1 प्लस s2 ये क्या कर रहा है, कंकैटिनेशन कर रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास ऑपरेटर है ये हमें क्या कर रहा है, एक एडिशनल मीनिंग दे रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्शरी। लेकिन इसमें हम टर्शरी नहीं करेंगे, हम बेसिकली यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स को ही ओवरलोड करेंगे। उसमें यू आर फ्री टू ओवरलोड मोस्ट ऑफ द बिल्ट इन ऑपरेटर, बस यू कैन नॉट क्रिएट न्यू ऑपरेटर फॉर योर ओन। यानी कि जो हमारे पास हैं हम उन्हीं ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, हम कोई नए ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए यूज नहीं करेंगे। जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, बिल्ट इन है, उनमें हमारे पास यूनरी है और बाइनरी है, और ये हमें पता होना चाहिए कि यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं और बाइनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर हमारे पास कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास एक ऑपरेंड यूज होता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है, ये हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। इसके अलावा जैसे a इक्वल्स टू, जिसमें फिर इनमें आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको सिंपल ऐसे कर सकते हैं, इसका मतलब है b से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, नॉट ऑपरेटर है, ठीक है, एंड ऑपरेटर है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस, ये सारे हमारे पास क्या हैं, यूनरी ऑपरेटर हैं। अगर इसकी डेफिनेशन क्या है, ये यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। मगर यूनरी ऑपरेटर का मैं आपको बता दूं, प्लस है ये यूनरी ऑपरेटर है, माइनस है यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, और इसके अलावा प्लस प्लस आप कर लो, ठीक है, माइनस माइनस आप कर लो, ठीक है। जो मेन हम यूज करते हैं वो ये यूनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं, जो हमारे पास दो ऑपरेंड्स के साथ मिलते हैं। ये भी बाइनरी है, ठीक है,
इसके अलावा अगर आपने माइनस करना है तो वो भी बाइनरी हमारे पास होगा, ठीक है। ए माइनस बी ये भी है इसी तरह। अगर हमने ये करना है प्लस इक्वल्स ये भी हमारे पास है। फिर इसके अलावा डिवीजन है, ठीक है। इसके अलावा एंड है, मॉडुलस है, ठीक है। पावर है, ठीक है। इसके अलावा प्लस प्लस है, ठीक है। इसके अलावा ये है हमारे पास, ठीक है। ये है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, यानी कि जिसमें हमारे पास दो ऑपरेंड्स यूज होंगे वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, और जिसमें हमारे पास एक ऑपरेंड यूज होगा वो हमारे पास क्या होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो हम जी टर्शरी में मैं बताता हूँ, टर्शरी पे भी आते हैं। टर्शरी बेसिकली हमारे पास क्या है, ये जो क्वेश्चन मार्क होता है ये हमारे पास होता है टर्शरी ऑपरेटर। अब इसमें इसको करने का तरीका क्या होता है कि अगर ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, और कुछ इस तरह ये यूज करता है ए और बी, ठीक है। ये नहीं कि अगर ये टर्शरी ऑपरेटर है, इसका मतलब है कि अगर ए बी से बड़ा होगा तो ए आंसर ले ले, अदरवाइज क्या कर ले, बी आंसर ले ले, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे मैं कर देता हूं इसकी, यानी कि अगर ए की वैल्यू है हमारे पास 5 6 और बी की वैल्यू है हमारे पास 9। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या करेगा, चेक करेगा ए ग्रेटर देन बी है। अगर ये ग्रेटर होगा तो क्या करेगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए होगा। अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो फिर ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टर्शियरी ऑपरेटर है। ये आपने उसमें भी, हाँ कंडीशनल ऑपरेटर, जी हतीजा ने सही बता दिया कि जो बेसिकली इसको हम एज ए कंडीशनल ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि वो जैसे हम इफ यूज करते हैं ना, तो इफ का जो अल्टरनेटिव क्या है वो बेसिकली टर्शरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक और चीज है, हम टर्शरी ऑपरेटर को क्या नाम है, एज ए ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। टर्शरी ऑपरेटर को यूज नहीं करेंगे, ये जस्ट यहाँ पे ऑपरेटर्स की बात हो रही थी तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको। अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने जो बेसिकली जो काम हमने करना है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने यूनरी ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं कि हम सबसे पहले एक ऑपरेटर को यूज करते हैं। ठीक है जी, यूनरी ऑपरेटर से हमने स्टार्ट करना है। तो ये बेसिकली है क्या, मैं क्लास बना लेता हूँ, क्लास टेस्ट नाम की बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट एन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, बेसिकली एक बना लेते हैं हम कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर में हम अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं और कंस्ट्रक्टर में मैं इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 के साथ, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैं इसकी अगर इसको डिस्प्ले करवा लूँ, ठीक है, डिस्प्ले करवा देता हूँ सी आउट वैल्यू ऑफ एन इज, ठीक है। ये हमने एक काम किया है कि हमने इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा लिया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आता हूँ मैं, मेन के अंदर आता हूँ, तो हमारी क्लास क्या है, टेस्ट, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या किया है कि हमने कुछ
एडिशनल मीनिंग देने हैं अपने। ये बेसिकली जो हमारे पास डाटा टाइप्स हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, एक डाटा टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं obj डॉट डिस्प्ले करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये हमें वैल्यूज प्रिंट करवा के दे देगा जो n की होगी। तो क्या प्रिंट करवा के देगा हमें, 0 जो जीरो डेफिनेटली, जो इसकी जो n की वैल्यू है वो अभी हमारे पास 0 है, तो वो 0 हमें प्रिंट करवा देगा। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हम ये करना चाह रहे हैं कि कुछ एडिशनल मीनिंग इसको देना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट को हम प्लस प्लस कर देते हैं। अब ये काम तो हमने कर दिया, लेकिन ये काम वो हमें अलाउ नहीं करेगा। ऐसा करने से हमें वो क्या करेगा, अलाउ नहीं करेगा, वो एरर दे देगा कि वो आप करना क्या चाह रहे हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जी, एक हम फंक्शन बनाएंगे जिसमें हमने क्या करना है, ये जो ऑपरेटर है ना, इसको हमने ओवरलोड करना है, ठीक है। इसको ओवरलोड करने का तरीका क्या होता है, आप एक फंक्शन बनाएंगे। अच्छा, उस फंक्शन में बनाने का तरीका क्या है, मैं वापस स्लाइड्स पे आता हूँ, ठीक है जी। अब इसमें हम दो तरीकों से बना सकते हैं, मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास और नॉन मेंबर ऑफ फ्रेंड फंक्शंस के थ्रू भी हम बना सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो अभी जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मेंबर फंक्शन के थ्रू हम बनाना चाह रहे हैं। अब उसका सिंटैक्स बेसिकली आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले इसकी रिटर्न टाइप आती है, क्लास का नाम आता है, ठीक है। ये रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। अच्छा, ये बेसिकली मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, ये है कि अगर आपने इसको क्लास से बाहर बनाना है तो ये उसका सिंटैक्स है। फिर ऑपरेटर, और यहाँ पे ये हैश आपको नजर आ रहा है, हैश है बेसिकली ये जो आप ऑपरेटर आप पास करोगे, यहाँ पे आपकी आर्गुमेंट लिस्ट आ गई और यहाँ पे आप क्या करोगे, आप ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, ठीक है जी। मैं दोबारा इसका सिंटैक्स लिखता हूँ। ये बेसिकली जो सिंटैक्स लिखा हुआ है ये क्लास से बाहर का है। तो क्लास के अंदर अगर आपने करना है तो वो कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, रिटर्न टाइप लिखनी होती है, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करूं, ऑपरेटर का कीवर्ड आएगा, ठीक है। ऑपरेटर का कीवर्ड, यानी कि ऑपरेटर का कीवर्ड आपने लाजमी लिखना है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपने ये जहाँ पे हैश आया था, अच्छा ये ब्रैकेट नहीं डालनी ताकि आपको सिंटैक्स में कंफ्यूजन हो, ये हैश लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। हैश का मतलब है ऑपरेटर आपने लगाना है यहाँ पे। अच्छा, ऑपरेटर लगाने के बाद आपने यहाँ पे, अगर कोई आपके पास यहाँ पे आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। तो ये हमारे पास एक सिंटैक्स होगा, रिटर्न टाइप, ऑपरेटर, ऑपरेटर आपने कौन सा यूज करना है उसके आर्गुमेंट, और यहाँ पे आपने ऑपरेशंस कैलकुलेशन, ठीक है जी। ऑपरेशंस की कैलकुलेशन आपने यहाँ पे, चलें आते हैं हम डेव के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले रिटर्न टाइप अगर आप कोई भी यूज नहीं करना चाह रहे हो तो वाइड कर दो। फिर इसके अलावा मैंने बोला था कि ऑपरेटर का नाम आएगा, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना है, हम प्लस प्लस करना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी मैं कोई आर्गुमेंट भी नहीं देता, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, n इक्वल्स टू n प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू है वो क्या कर दे, वो इंक्रीज कर दे। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे एक देखेगा, एक ऑपरेटर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ, इसका मतलब है यहाँ पे उसको पता चल जाएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रही है। यहाँ पे वो जाएगा, यहाँ पे वाकई उसको मिल जाएगा, ये वाला फंक्शन इसको एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पे ऑपरेटर है ओवरलोडिंग, रिटर्न टाइप नहीं है, एन की वैल्यू क्या करिए, एक इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे आके क्या कर देगा वो, ऑपरेटर की वैल्यू में अगर मैं दोबारा करवाता हूँ डिस्प्ले, ठीक है, अब चेक कीजिएगा कि अब वो हमारे पास क्या होगा, जो ऑपरेटर की वैल्यू है वो क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा। ऑपरेटर की वैल्यू हमारे पास पहले क्या थी, पहले 0 थी, अब 1 हो गई है, ठीक है। इसका मतलब जितने भी ऑपरेटर आप यूज करना चाहें वो आप कर लें इसमें। अगर मैं दोबारा इसको करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और दोबारा अगर आप इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ऑपरेटर की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है
ये तो हमारे पास हो गया कि सिंपल हमने एक ऑपरेटर बना लिया। अगर हमने इसकी वैल्यू रिटर्न करनी है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यानी कि दूसरा काम जो हमने करना है, ऑपरेटर की वैल्यू को हमने रिटर्न भी करवाना है। यहाँ पे हमने रिटर्न नहीं करवा रहे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप वो वाला लेक्चर दोबारा जाके देख लीजिएगा ना, जो पहले हमने दिया था ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गूमेंट, तो उससे भी आपको ये काफ़ी आइडिया हो गया, क्योंकि उसमें भी काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं। अच्छा, ये मैं ऑपरेटर इसको रख देता हूँ ऐसे ही, ठीक है, ताकि आपको एग्जांपल मिल जाए। ये सिंपल वाली थी, और ये हम करते हैं यूनरी ऑपरेटर फंक्शन ओवरलोडिंग, इसको हम करते हैं यूनरी ऑपरेटर विथ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दूसरा काम हमने करना है, इसकी वैल्यू को हमने रिटर्न करवाना है। अच्छा, वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए आपने सारे काम वही करने हैं, जस्ट यहाँ पे इसकी डाटा टाइप चेंज करते हैं। को मुझे बताइएगा इसकी डाटा टाइप क्या होगी? सर इंटीजर? नहीं, इंटीजर नहीं होगी। कैरेक्टर? कैरेक्टर भी नहीं होगी। ये बेसिकली हमारे पास जो डाटा है ना, ये आप एक चीज याद रखें, वाइड भी नहीं रहेगी। ये बेसिकली हमारे पास जो डाटा रिटर्न हो रहा है, ये हमारे पास क्लास टाइप का डाटा आ रहा है, तो इसमें हमारे पास जो रिटर्न टाइप होगी वो क्लास का नाम होगा। ठीक है, यानी कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जो हमारे पास रिटर्न टाइप होती है, वो देखें हम डील किसको कर रहे हैं। अच्छा, इसको इसको आपको समझ तब आएगी, यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट 2 ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा obj2 में मैं क्या रख देता हूँ, obj2 में मैं रख देता हूँ obj, इसको हम सिंपल ही कर लेते हैं मैं, ताकि आपको समझ आ जाए। obj1 कर लेते हैं, obj2 कर लेते हैं, obj1 डॉट डिस्प्ले कर लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह obj2 डॉट डिस्प्ले कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमने काम किया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, obj2 इक्वल्स टू obj1। अच्छा जी, अब ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट बना लिए, obj1 का डिस्प्ले करवा लिया, obj2 को भी डिस्प्ले करवा लिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, obj2 में मैंने क्या किया, प्लस प्लस obj1। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये हमें वैल्यू को रिटर्न भी करवा रहा है। ठीक है, यानी कि सारे का रिजल्ट जो होगा वो हमारे पास obj2 में स्टोर होगा, और obj1 और obj2 को हम दोबारा डिस्प्ले करवा लें। अच्छा, अब ये जो बेसिकली हमारे पास वैल्यू रिटर्न हो रही है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप की हो रही है। ऑब्जेक्ट टाइप की होगी तो हम क्लास का नाम लिखेंगे, वो है टेस्ट। अच्छा, अब जो आपको चीज कंफ्यूज कर रही है वो ये है कि आप कह रहे हो कि n की वैल्यू तो हमारे पास एक वैल्यू है, और n की वैल्यू इंटीजर टाइप, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, ये हमारे पास हो रही है ऑब्जेक्ट टाइप की। ठीक है, और ऑब्जेक्ट टाइप में आपकी सिर्फ n की वैल्यू नहीं होगी, आपके पास n की ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी डी ई एफ जी एच, कोई भी वैल्यू हो सकती है। नंबर ऑफ आर्गूमेंट फिक्स नहीं होंगे, नंबर ऑफ आर्गूमेंट चेंज हो सकते हैं। एन हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है, पी क्यू आर, कोई भी वैल्यू हमारे पास हो सकती है। अच्छा, जब आपने यहाँ पे किया है, और यहाँ पे आप फिर एक बनाओगे, आप वैल्यू रिटर्न करने के लिए आप यहाँ पे मैं बना लेता हूँ टेस्ट, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, और टेम्प नाम का वेरिएबल है, और उसमें हम क्या कर लेते हैं, एन की वैल्यू तो प्लस प्लस मैं कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेम्प डॉट एन इक्वल्स टू, जो एन की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और रिटर्न टेम्प कर देता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे
एक चीज आपने ध्यान करनी है, यहाँ पे जो मैंने ऑपरेशंस परफॉर्म किया है, ठीक है, n की वैल्यू को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ और उसको मैं किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है, और फिर वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट फिर वैल्यू को रिटर्न भी कर रहा है। जब वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो बेसिकली जो हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ना, ये बेसिकली हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्लासेस के ऊपर। हम जो वैल्यू रिटर्न करते हैं वो सिर्फ एक कर सकते हैं, यानी कि अगर आप बहुत सारे वेरिएबल है ए बी सी डी, आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, तो आप इसमें जो वैल्यू रिटर्न कर सकते हो वो सिर्फ एक करते हो। आप या तो रिटर्न ए करोगे या रिटर्न बी या रिटर्न सी या रिटर्न डी करोगे, लेकिन आप ऑब्जेक्ट के थ्रू ये चारों वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। और चारों वैल्यू आप कैसे रिटर्न कर सकते हो, लेट्स सपोज कि आप यहाँ पे कर सकते हो a इक्वल्स टू a प्लस 1, b इक्वल्स टू b प्लस 1, c इक्वल्स टू c प्लस 1, ठीक है, और d इक्वल्स टू d प्लस 1, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर इन सब को क्या करो, जो टेम्प वेरिएबल है उसमें भी स्टोर करवा दो, ठीक है। अभी वो हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ, टेम्प बी इक्वल्स टू ये उसमें आ जाएगा, ठीक है, टेम्प सी इक्वल्स टू सी इसमें आ जाएगा, और टेम्प डॉट डी इक्वल्स टू डी इसमें आ जाएगा। अच्छा, अब आपको रिटर्न करने, रिटर्न ए बी सी करने की जरूरत नहीं, रिटर्न टेम्प करोगे सारी वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी।